फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आपके अपने YouTube चैनल साइनाथ एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जैसे कि बच्चे बहुत ज़्यादा 10th क्लास के बाद में कंफ्यूज रहते हैं कि उनको क्या सब्जेक्ट लेना है, क्या सब्जेक्ट नहीं लेना है। क्योंकि कुछ बच्चे जो पहले से ही फिक्स करके रखते हैं, अपना डायरेक्ट फिक्स करके रखते हैं कि हमें मैथ्स फील्ड में ही जाना है या फिर हमें बायो फील्ड के अंदर ही जाना है। लेकिन कुछ बच्चे जैसे कि एवरेज स्टूडेंट होते हैं, सारे स्टूडेंट्स अपन जानते हैं सारे स्टूडेंट्स सारे इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, जैसे जो कमज़ोर स्टूडेंट भी होते हैं और जो एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं, तो उनके माइंड में सबसे पहले यही चलता रहता है कि हम सब्जेक्ट क्या सिलेक्ट करें। तो पहले तो वो बच्चे क्या करते हैं, 10th क्लास पास कर लेते हैं, लेकिन अगर 10th क्लास में अगर उसकी मान लिया 60% या 60% से उसकी कम परसेंटेज बनती है, तो वो बच्चा कंफ्यूज रहता है कि हमें किस फील्ड के अंदर जाना है। क्योंकि अगर जिसकी अच्छी परसेंटेज होती है तो वो क्या होता है कि वो पहले से ही अपना प्लान डिसाइड करके रखता है, या फिर उनके ऊपर पेरेंट्स भी होते हैं या टीचर का भी सपोर्ट्स होता है, तो वो भी उनको बताते रहते हैं। पेरेंट्स भी बताते हैं कि तुम्हें किस लाइन के अंदर जाना, तुम्हें किस लाइन के अंदर नहीं जाना। लेकिन उन बच्चों के साथ में प्रॉब्लम्स आती है जिन बच्चों के पेरेंट्स जो होते हैं वो पढ़े लिखे पेरेंट्स नहीं होते हैं, या फिर उन जो बच्चे होते हैं जो बच्चों को टीचर भी हेल्प नहीं करता है, इससे टीचर से भी वो दूरी बना के रखते हैं, जैसा भी होता है। तो वो उनको ये नहीं पता होता कि हम क्या सब्जेक्ट लें क्या नहीं लें। तो जब बच्चा वो 10th क्लास में कम परसेंटेज बनती है या फिर 60 से कम परसेंटेज बनती है, तो बच्चा होपलेस हो जाता है कि मैं सब्जेक्ट 10th क्लास के बाद में क्या सब्जेक्ट लूँ, जिससे क्या। देखो बच्चा, होता क्या है कि हमें जब भी हम पढ़ाई करते हैं, हम पढ़ाई क्यों करते हैं? हम पढ़ाई इसलिए करते हैं कि हम बहुत अच्छी से अच्छी जॉब प्राप्त कर सकें, हम बहुत अच्छी से अच्छी जॉब लें, इसलिए हम पढ़ाई करते हैं। और हम पढ़ाई का कम से कम 1/4 पार्ट हम हमारी जो एज होती है वो हम एजुकेशन के अंदर लगाते हैं। अगर उसके बाद में भी अगर हमारी पढ़ाई सपोज करो अगर हमारी जॉब नहीं लगती है या फिर कुछ ऐसा गलत डिसीजन हो जाता है जिससे हमें पछताना पड़े, तो इस कंडीशन में हमें लाइफ टाइम पछताना होता है। जैसे अगर अपन बात करते हैं, हमारे पास में 2 ऐसे राउंड आते हैं पूरी लाइफ के अंदर कि अगर हमने वहाँ पे सही डिसीजन ले लिया या किसी टीचर ने या फिर हमारे पेरेंट्स ने अगर हमें सही मोटिवेट किया, तो हम या तो अच्छे चल जाते हैं, या फिर अगर हमें मोटिवेट करने वाला नहीं मिलता, कोई भी नहीं मिलता, तो हम हमारे अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। और अगर हमारा अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए सब्जेक्ट अगर वो सही होते हैं तो हम सही चल जाते हैं। लेकिन अगर बाय द वे अगर ऐसी कंडीशन हो गई कि हमने किसी को देखा अगर हमने उसके सब्जेक्ट ले लिए और अगर बाई चांस उनके आगे कोई वैल्यू नहीं है या कुछ हमारे काम नहीं आ रहे, तो वो हमारी लाइफ को ख़राब भी कर सकते हैं। और वो लाइफ को इतना ख़राब कर देते, तुमने देखा होगा बच्चा सुसाइड अटेम्प्ट भी करता है। क्यों? क्योंकि उसे आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए आज मैं आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर बच्चा इस वीडियो को देखने के बाद में बच्चा अपने हिसाब से सब्जेक्ट को सेलेक्ट भी कर सकता है और बिल्कुल अपनी लाइफ को सेट भी कर सकता है। तो सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूंगा जो स्टूडेंट्स हमारे 60% से कम स्टूडेंट्स हैं, 60% जिनकी 10th क्लास में बनी है या उससे कम परसेंटेज बनी है, तो और जिनके को कोई मोटिव करने वाला नहीं है कि हमें क्या सब्जेक्ट लेना है, हमें क्या सब्जेक्ट नहीं लेना है। तो उसके हिसाब से तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पहले तो आर्ट्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में मैं साइंस मैथ्स के बारे में, साइंस बायो के बारे में और कॉमर्स के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, हमारे पास में 4 फील्ड ही होती है। 4 फील्ड कौन कौन सी होती है? एक तो होता है हमारा साइंस का डिपार्टमेंट होता है। साइंस के डिपार्टमेंट में हमारे पास में दो सब्जेक्ट होते हैं। या तो बच्चा साइंस फील्ड के अंदर या तो मैथ्स को सेलेक्ट करता है या फिर बायो फील्ड को सेलेक्ट करता है। अगर इन दो साइंस फील्ड को सेलेक्ट नहीं कर या फिर वो कॉमर्स में जाता है या फिर आर्ट्स में जाता है। आर्ट्स लेना चाहता है तो वो आर्ट्स फील्ड में कौन कौन से सब्जेक्ट ले जिससे कि वो अपना फ्यूचर को डिसाइड कर सके। देखो बच्चों, होता क्या है कि आर्ट्स के लिए जैसा बच्चा जब 10th क्लास के बाद में जाता है और जब वो आर्ट्स लेता है, तो तुमने एक चीज़ देखा होगा बच्चों कि उसको हीन भावना से भी देखा जाता है। तू आर्ट्स ले रहा है तो आर्ट्स, जब साइंस एक बच्चा जो होता है साइंस वाला फील्ड का बच्चा होता है, वो आर्ट्स वाले बच्चे को ऐसा हीन भावना से देखता है जैसे कि पता नहीं उसको कोई गुनाह कर लिया हो। लेकिन ऐसा नहीं है, आर्ट्स की फील्ड में भी हम जाकर बहुत अच्छी से अच्छी ऑफिसर पोस्ट को अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा, क्योंकि मेरा मेन वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि बच्चा 10th क्लास के बाद में वही बच्चा होपलेस होता है जिसकी 60% से कम बनती है, वही बच्चा होपलेस। तो मैं इस वीडियो को देखने के बाद मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूं कि कोई भी बच्चा इस वीडियो को देखने के बाद में कोई होपलेस नहीं होगा और अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकता है सब्जेक्ट को। देखो, आर्ट्स के अंदर हमारे पास में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन
तुम्हें कोई इस तरीके से गलत भी बोल सकता है। गलत बोलने का तरीका यह है, टीचर तुम्हें इस तरीके से बोलेगा कि बेटा तू सब्जेक्ट को ले ले, ड्राइंग सब्जेक्ट ले ले, या फिर तू होम साइंस सब्जेक्ट ले ले, ठीक है, जिससे तेरे प्रैक्टिकल नंबर चल जाएंगे और तू परसेंटेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर पाएगा। तो अच्छा एक चीज़ बताओ बच्चों कि अगर हम साइंस जैसे अगर अपने ले लिया ड्राइंग सब्जेक्ट ले लिया, हमने ड्राइंग सब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, और उसके बाद में होम साइंस सब्जेक्ट ले लिया, होम साइंस सब्जेक्ट ले लिया, तो ड्राइंग सब्जेक्ट लेने के बाद में और होम साइंस सब्जेक्ट लेने के बाद में आगे जब हम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए आपको बता दूं कि ड्राइंग से और होम साइंस से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो ये जो दो सब्जेक्ट है ये हमारे पास में यूजलेस सब्जेक्ट है, जिसे बिल्कुल गलती से भी नहीं लेना है। आपको स्कूल वाला या किसी कोई कोचिंग वाला अगर आपको बोलता है कि इन दो सब्जेक्ट लेने के बाद में तुम्हारी इसमें प्रैक्टिकल नंबर चल जाएंगे या फिर कोई भी तुम्हारी परसेंटेज बढ़ जाएगी या बहुत सिंपल है, जो भी तुमसे कहता है, तो एक चीज़ बताओ, अगर तुमने आर्ट्स के अंदर 80% प्लस 80% भी बना ली या फिर इससे ज़्यादा भी तुमने परसेंटेज को बना लिया और उसके बाद में भी अगर तुम्हारी जॉब नहीं लगती है गवर्नमेंट जॉब, तो तुम 80% की मार्कशीट को क्या तुम अपने गले में टांग कर घूमोगे? नहीं घूमेंगे। क्यों? क्योंकि हमें हमारी मार्कशीट वही काम आएगी जब मार्कशीट हमारी तभी काम की है जब वही मार्कशीट हमारी जॉब दिलाए हमें, और जॉब भी कोई छोटी मोटी नहीं। हम देखो जब भी हम एक चीज़ मानते हैं कि कोई भी एक बच्चे से मैं बात बोलता हूँ कि कोई भी बच्चा अगर सपना देखे तो सपना कम से कम वो बड़ा सपना देखे, यही नहीं, ये नहीं कि कोई भी बच्चा छोटा सपना देख रहा है कि मुझे एक छोटी सी जॉब मिल जाए और ये छोटा सा काम चल जाए। देखो हम अगर आज बात करते हैं खाने के लिए बात करते हैं, तो खाने के लिए बात करते हैं तो हमने देखा होगा कि हम खाना अगर हम बात करें तो खाना हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा खाने की कोशिश सपने देखते हैं कि नहीं देखते, भले ही हम उसकी हैसियत रखते हो या ना रखते हो, लेकिन हम सपना क्या देखते हैं कि हम बहुत अच्छा से अच्छा खाना खाएं और स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड खाना खाएं। तो क्यों ना हम जॉब के लिए भी यही सोचें, यही हम जॉब के लिए सपना नहीं सोच सकते क्या कि हमारी जॉब इतनी अच्छी लगे, इतनी हाई लेवल की लगे कि उसके बाद की जो हमारी जॉब लगने के बाद में जो हमारा वक्त है वो इतना आराम से गुजरे। क्योंकि देखो बेटा एक चीज़ बता दूं, गवर्नमेंट जॉब लगने का मतलब होता है 3 पीढ़ियां, 3 जनरेशन सुधरना, वो चीज़ें होती है। तो इसलिए मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर हम कोई गलत सब्जेक्ट ले लेते हैं तो हम उस मोटिव को, हमारे सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं, और सपना पूरा नहीं कर पाते तो हमें वही ज़िंदगी भर दर दर की ठोकर खानी होती है। उस चीज़ से बचाने के लिए मैं आपको अभी बताना चाहता हूं कि 10th क्लास के बाद कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। तो 10th क्लास के बाद देखो कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम, मैं किसी फिक्स्ड कंपटीशन एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं। कंपटीशन एग्जाम से मतलब मेरा ये है कि हम कोई सरकारी जॉब के लिए, कंपटीशन एग्जाम मतलब सरकारी जॉब के लिए हम उसमें बैठें, और उसमें बैठने के बाद जो हमने पढ़ाई करी है अभी तक की 11th 12th, और जो तुम आगे बीए करोगे, एमए करोगे, कुछ भी करोगे, नथिंग, जो भी हो तुम्हारे हिसाब से जो तुम करते हो वो, ठीक है, वो करते, तो वो पढ़ाई हमारी कम से कम उसमें काम तो है, हमारे पेपर के अंदर काम तो है। सपोज करो हमने 11th 12th इस तरीके से सब्जेक्ट ले लिया, कोई ऐसा दूसरा सब्जेक्ट ले लिया जो हमारे काम का ही नहीं है, तो एक चीज़ बताओ कि हमारा 11th 12th पढ़ना या बीए पढ़ना हो तो बेकार हो गया। तो हम एक चीज़ यहाँ पर जानते हैं कि 11th और 12th, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे एक साल यहाँ पे काउंट करेंगे, एक साल यहाँ पे काउंट करेंगे। और बीए हम जानते हैं कि बीए देखो 4 साल वाला भी होता है और 3 साल वाला भी होता है। 4 साल वाला वो ऐसे कि अगर कोई टीचर की लाइन में जाना चाहता है तो वो 4 साल के लिए होता है, जो टीचर की लाइन में नहीं जाना चाहता, कोई दूसरे कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठना चाहता है तो उसके लिए 3 साल का होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ सिर्फ 3 साल काउंट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद में अभी सपोज करो हमने सिर्फ बीए ही कर रखा है, हमें सिर्फ बीए से मतलब है क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम सिर्फ ग्रेजुएशन मांगता है, ठीक है, मास्टर डिग्री भी मांगता है, लेकिन वो अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से होता है। तो मैं सिर्फ इतना सा बताना चाहता हूं कि डिग्री लेने के बाद में हम कौन कौन सी जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ देखेंगे कि हमारे यहाँ 4 साल, 3 और 1 4 5 साल हमारे पास यहाँ पे लग रहे हैं। अगर सपोज करो यहाँ 11वीं 12वीं और बीए करने के बाद अगर हमने गलत सब्जेक्ट ले लिया तो ये हमारे 5 साल पूरे के पूरे खराब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर 5 साल की पढ़ाई का ही अगर हमारे इस कंपटीशन एग्जाम के अंदर जिसमें हम बैठेंगे अगर उसमें नहीं आता है तो हमारी ये 5 साल की पढ़ाई पूरी बेकार है। तो हमें 5 साल बचाने के लिए, हमें यहाँ 5 साल बचाना है। देखो बेटा होता क्या है, पढ़ाई सभी करते हैं,
कंपटीशन की तैयारी सभी करते हैं, लेकिन सक्सेस वही होता है जो सही टाइम पे सही चीज़ों को सही टाइम पे चलता है और सही चीज़ों के साथ चलता है। दो चीज़, एक तो वो सही टाइम पर जागरूक हो जाए, दूसरा सही चीज़ के साथ जागरूक हो, तभी वही बच्चा सक्सेस हो पाता है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि जो बच्चा 10th के बाद में अगर उसने आर्ट्स लेने का है तो इस टाइम पे तुम ये मत सोचना कि हमने आर्ट्स ले लिए तो हम हमारा टाइम को ऐसे ही बर्बाद करें। देखो एक चीज़, अगर मैथ्स वाला स्टूडेंट होता है तो मैथ्स वाला स्टूडेंट तैयारी नहीं कर पाता है साथ साथ में कंपटीशन की। क्यों? क्योंकि 11th 12th जो उसकी होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायो जो भी होता है, वो कोचिंग और स्कूल से इतना पजल हो जाता है, इतना बिजी हो जाता है, जिससे कि उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है, बिल्कुल टाइम नहीं। लेकिन आर्ट्स वाले के पास में टाइम होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो उसमें जीके आती है, जीके 100% है। तो बच्चे के लिए, आर्ट्स वाले बच्चे के लिए इस तरीके से भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसे 11th 12th और बीए का इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो बस मैं सबसे पहले अपने सब्जेक्ट पर आता हूं कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं और कौन से नहीं। तो मैंने नहीं की लिस्ट तो मैं बता दी है। नहीं की लिस्ट में सिर्फ मेरे लिए यही है कि ड्राइंग और होम साइंस नहीं लेना है, क्योंकि ड्राइंग और होम साइंस से हमारे पास कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता है। देखो अब मैं यहां से स्टार्टिंग करता हूं कि पहला जो हमें सब्जेक्ट लेना है 11th क्लास के अंदर, वो लेना है ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी मतलब भूगोल। ये हमें सब्जेक्ट लेना है। कोई सा भी एग्जाम, चाहे तो वो पियोन का है, चाहे वो कलेक्टर एग्जाम हो, ये भूगोल आना है। दूसरा बात करते हैं अपन हिस्ट्री के लिए बात करते हैं। हिस्ट्री मतलब इतिहास के लिए अपन बात करते हैं, इतिहास, ये हो जाएगा। तीसरा हमें पॉलिटिकल साइंस लेना है, पॉलिटिकल और साइंस, पॉलिटिकल साइंस लेना है, जिसमें हम संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब आते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, 3 सब्जेक्ट बिल्कुल 100% क्वेश्चंस, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो पियोन का एग्जाम हो, चाहे वो ऑफिसर का या अधिकारी किसी भी पोस्ट का एग्जाम हो, इन तीनों से क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है। वो 100% क्वेश्चन पुटअप होता है। तो इसलिए हमें इन तीनों सब्जेक्ट को लेकर चलना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम 11th क्लास के अंदर। अगर हमने 11th क्लास के अंदर और 12th क्लास के अंदर हमने सब्जेक्ट लिए हैं, तो याद रखना कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है वो कोई हाई लेवल से नहीं पूछा जाता है। अगर हमारे पास में बात कर रहे हैं अपन 12th, हमने 12th पास कर लिए, ठीक है, सपोज करो हमने 12th पास कर ली, इन 3 सब्जेक्ट को लेकर हमने 12th पास कर ली है। अब हम सपोज करो 18 प्लस हो गए, हम 18 एज के हो चुके हैं। 18 प्लस होने वाला हर स्टूडेंट, हर कैंडिडेट किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को भर सकता है। ठीक है, किसी भी एग्जाम फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो हम क्या होगा, किसी भी गवर्नमेंट फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। अब हमने क्या करा है कि जब भी कोई 12th लेवल का एग्जाम आता है या 10th लेवल का एग्जाम आता है, ठीक है, कोई भी फॉर्म आता है, कोई भी जॉब के लिए भराई में आता है फॉर्म, तो उसमें क्या होता है 12th लेवल का, लेकिन वो नाम मात्र का होता है, 12th लेवल होता है या 10th लेवल होता है। इसके अंदर जीके जो पूछी जाती है 6 से लेकर 12th तक की जीके पूछी जाती है हमारे पास में, 6 से लेकर 12th तक के लिए। तो हमें इसलिए किसी भी कंपटीशन एग्जाम को फाइट करने के लिए सबसे पहले 6 से लेकर 12th तक की हमें जीके कंप्लीट करना कंपलसरी होता है। तो अपने को सब्जेक्ट जो लेने हैं 11th और 12th, 11th क्लास के अंदर हमें सब्जेक्ट लेने हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। ये सब्जेक्ट लेकर चलने हैं अपने को, ठीक है, क्योंकि इन्हीं सब्जेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, आगे जितने भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी को अपन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव जो बच्चों होता है, वो मेन मोटिव हमारा ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। ठीक है, तो हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए करना पड़ा 3 सब्जेक्ट। अब मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब की तरफ में आता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब के लिए हमें किस किस तरीके से तैयारी करनी होती है। ठीक है, सबसे बड़ा जो एग्जाम होता है वो यूपीएससी का एग्जाम होता है और आरएएस का एग्जाम होता है। यूपीएससी के अंदर तुमने देखा होगा आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, ये सारी की सारी पोस्ट होती है। ठीक है, आरएएस के अंदर हम देखते हैं जिला कलेक्टर से रिलेटेड जो स्टेट लेवल पर जो अधिकारी होते हैं वो अपने पास आरएएस से बनते हैं। ठीक, तो उसके अंदर जैसा अगर अपन बात करें आरएएस की बात करें जो हमारा राजस्थान लेवल पर होता है, एमपी के अंदर बात करते हैं कि एमपीपीएससी एग्जाम होता है, ये सारे एग्जाम होते हैं। तो हमें सिर्फ अभी हमें बात करनी है हमारे राजस्थान के हिसाब से, अगर तैयारी करते हैं तो किसकी करते हैं अपन, आरएएस की तैयारी करते हैं, लेकिन आरएएस से बेटर इससे भी ऊपर हमें यूपीएससी के लिए बात करते हैं। तो यूपीएससी के लिए तैयारी करने के लिए मैं बता दूं कि अभी हमें यूपीएससी की तैयारी अगर करनी है
तो वही बच्चा कर सकता है जो 10th क्लास के बाद अगर वो बच्चा आर्ट्स लेता है। करने में साइंस में वाला भी कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम उसके साथ में इतनी आती है कि वो बच्चे को 11th 12th करता है या तो वो बीटेक फील्ड में चल जाता है या बीएससी फील्ड में चल जाता है, तो उसे कंपटीशन की तैयारी करने का टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन आर्ट्स के स्टूडेंट के साथ में हमारे साथ में ये है कि उस बच्चे को कम से कम 5 साल मिलते हैं तैयारी करने के लिए। तो आर्ट्स का बच्चा इतना काम कर सकता है, जैसे अगर 11th क्लास में उसने आर्ट्स लिए, सपोज तो उसने कोई सा भी सब्जेक्ट आर्ट्स के अंदर ही सब्जेक्ट लिए हैं उसने, ठीक है, तो इस कंडीशन में उसके पास अगर बच्चे को टाइम मिलता है तो सबसे पहला काम वो 6 से लेकर 10 तक की एसएसटी और साइंस की ये बुक को लेकर आए। उसके बाद में डेली की डेली कम से कम एक एक चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर। देखो यूपीएससी एग्जाम एक बार में क्लियर नहीं होता है, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम सबसे बड़ा एग्जाम होता है जिससे हम आईएएस, आईपीएस, आईईएस, आईएफएस और इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है, यूपीएससी कराती है, ठीक है। तो इसके लिए कम से 1 साल के अंदर कोई भी स्टूडेंट नहीं करवा सकता। देखो अगर बच्चा साइंस मैथ्स लेकर जाता है तो साइंस मैथ्स के लिए बच्चा 11th 12th में तैयारी नहीं कर रहा, साथ में बीएससी में तैयारी नहीं कर रहा। अब बच्चा अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है तो वो क्या करेगा, कोचिंग ज्वाइन करेगा। और कोचिंग वाले भी अगर जैसे आप जैसे दिल्ली में गए या जयपुर में गए, यूपीएससी की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट होता है दिल्ली होता है वैसे, ठीक है। लेकिन वहाँ भी आप लोगों को देखेंगे, अगर आप यूपीएससी की तैयारी के लिए करोगे तो कम से कम फर्स्ट पेपर की ही जो फीस है वो है 90,000 रुपये, ये प्री की है। लेकिन इसमें भी आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा, एक चीज बताइए आप कि अगर इसमें जीके पढ़ाई जाएगी, जो भी जीके पढ़ा रहे हैं, मान लिया हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री के हिसाब से बाबर पढ़ाया, बाबर का जन्म जो हुआ तो बाबर का जन्म आज भी उतने टाइम पे ही होगा जो जिस 20 साल बाद भी उसी टाइम पे ही रहेगा और 20 साल पहले भी वही रहेगा डेट, तो डेट तो चेंज नहीं होनी अपनी। तो वही चीजें हैं कि अगर जहां तुम 90,000 रुपये खर्च कब करोगे, जब तुम तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे, कॉम्पिटिशन तैयारी करने जाओगे, तुम्हें वहां भी यही पढ़ाया जाएगा, तुम्हें वही चीज पढ़ाई जाएगी जो 6 से लेकर 12 तक की है। तो आर्ट्स के बच्चों के लिए सबसे बेस्ट यही है अपने पास में कि तुम्हारे पास सबसे पहली चीज तो है टाइम, दूसरी चीज तुम्हारे पास सब्जेक्ट वो हैं जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर पढ़ाया जाता है, यही चीज होती है। तो आर्ट्स के बच्चों के साथ में प्लस पॉइंट ये मिल जाता है, अपने पास टाइम मिल जाता है। तो आर्ट्स के बच्चों के साथ में यही बोलता हूं मैं इतना सा कि सबसे पहला काम, अगर हमें किसी भी अधिकारी पोस्ट की तैयारी करनी है तो सबसे पहले अब तुम 11th 12th के अंदर वही सब्जेक्ट लो जो तुम्हारे काम का हो। क्योंकि देखो बेटा, अगर हमने 11th क्लास के अंदर गलत सब्जेक्ट ले लिया और उससे हमारी 90% भी बन गई और 90% बनने के बाद में भी अगर हमारी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तो वो 90% हमारी बेकार है, वो मार्कशीट हमारी कचरा है, कोई काम की नहीं रहेगी। लेकिन वही मार्कशीट अगर हमने अच्छे सब्जेक्ट से ली, अगर आर्ट्स के अंदर भी हमने अच्छे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करा और उसके बाद में अगर हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाती, सपोज करो 11th 12th में हमने 5-6 सब्जेक्ट से बनाई और हमारी 70% भी बन गई, सपोज करो हमने 70% बनी है और एक की 90% बनी है, लेकिन 70% उसने अच्छे सब्जेक्ट से तैयारी करके 70% बनाई और उसके बाद में जब वो गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर बैठा तो गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर क्या होगा कि ये जो 3 सब्जेक्ट उसने भरे हैं, सपोज को 3 सब्जेक्ट से दिया है और वही के वही क्वेश्चन उसके सामने आ गए, तो वो उसको आंसर को दे सकता है। और याद रखना कि कोई भी हम एग्जाम देते हैं, छोटे लेवल का एग्जाम देते हैं, जैसे सी लेवल का हुआ या डी लेवल का एग्जाम हुआ, या फिर अगर हम अधिकारी पोस्ट का भी एग्जाम देते हैं तो उसका जो प्री पेपर होता है, मतलब फर्स्ट पेपर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो उसके अंदर अबसदा आता है। कहाँ तो तुम आर्ट्स वालों ने पूरा हिंदी में लिख कर पूरी एक एक चीज को तुमने लिखा है, तुमने एक एक चीज को उसकी नॉलेज को लिए और उसके बाद में जब तुम्हारे अबसदा आएंगे और आंसर भी तुम्हारे सामने होगा, तुम देखते के साथ ही टिक कर दोगे उस चीज को। तो वही चीज मैं कहना चाहता हूं कि आर्ट्स के बच्चों के साथ में कि उसके पास में जो चीजें ये पढ़ता हुआ चला आ रहा है वही कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछी जाती है और बच्चा एक बार में टिक कर देता है। लेकिन अगर गलत सब्जेक्ट तुमने ले लिया और क्वेश्चन ऐसे तुम्हारे जैसे होम साइंस और ड्राइंग ले लिया तुमने, और अगर यहाँ से क्वेश्चन पुट अप नहीं होते हैं और ऐसे क्वेश्चन पुट हुए जो तुमने सब्जेक्ट लिया ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तुम्हारी मार्कशीट जो 90% भी बनाई हुई मार्कशीट है वो तुम्हारी कचरा बन जाएगी और 70% वाला जॉब को ले जाएगा, ठीक है। जिस भी स्टूडेंट ने अगर 11th क्लास में सपोज कर लो गलती से ड्राइंग ले ली हो या होम साइंस आ गया या किसी टीचर ने दिला दिया या फिर बच्चे को नॉलेज नहीं है, अगर गलती से सब्जेक्ट ले लिया है
तो वो बच्चा सबसे पहला काम, अगर उसको अपना भविष्य बनाना है और मार्कशीट को वैल्यू नहीं देते हुए अपनी जॉब को फोकस करना है, तो सबसे पहला काम वो स्कूल में जाए और स्कूल में जाने के बाद में इन 2 सब्जेक्ट होम साइंस और ड्राइंग को चेंज करके बाकी के जो भी बचे हुए सब्जेक्ट है सबसे पहले उन सब्जेक्ट को ले। अब अपन बात करते हैं कि जैसे अपन ने 11th में और 12th में सब्जेक्ट ले लिया, सेलेक्टेड सब्जेक्ट भी ले लिया, अपन उसमें अच्छे पास भी हो गए, हमने वो सब्जेक्ट लिया है जो गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर काम आते हैं, ठीक है, वो सब्जेक्ट भी हमने ले लिया। अब हम इस सब्जेक्ट से सपोज करो बीए के अंदर बीए हम कर रहे हैं, ठीक, तो बीए के साथ साथ में आर्ट्स वालों के साथ में ये फ़ायदा भी होता है, मैंने जैसा कि बताया था कि वो कंपटीशन की तैयारी भी कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम निकलते हैं जो 10th 12th पास से होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम, जैसे 12th पास के बेस पे बता दूँ, एसएससी, एमटीएस, एसएससी, CHSL, SSC, 10+2 इस तरह के एग्जाम निकलते हैं। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम निकलते हैं अपने पास में। स्टेट लेवल के बहुत सारे एग्जाम निकलते हैं, सब अपन ने पोस्ट ऑफिस की बात कर लिया, बहुत सारे इस तरीके से एग्जाम निकलते हैं, ठीक। तो उसके अंदर 10th और 12th पास मांगा जाता है, ठीक है, 10th और 12th, इसमें परसेंटेज का कोई इशू नहीं होता। कोई अगर बच्चा सोचता है कि हमारी 10th क्लास में कम परसेंटेज है या 12th क्लास में कम परसेंटेज, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हमें जो ये बोलता है कि 10th और 12th के अंदर परसेंटेज का, वो इसलिए इशू नहीं है क्योंकि ये जो एग्जाम होंगे इसके अंदर हमें सेलेक्ट होना जरूरी होता है, इसके अंदर हमें परसेंटेज बनाना जरूरी होता है। अब इसके लिए बात करते हैं, अगर अपन एसएससी की बात करते हैं, एसएससी एमटीएस के लिए, क्योंकि हमने देखो 10th और 12th हमने क्लियर कर लिए, उसके बाद हमारा साथ में क्या चल रहा है, बीए भी चल रहा है। तो बीए तो तुम्हारा 3 साल का या 4 साल का जैसा भी होता है, जैसे जो टीचर लाइन में जा रहा हो टीचर लाइन के लिए कर सकता है 4 साल का, और जो टीचर लाइन में नहीं जाना चाहता तो उसके लिए 3 साल का होता है हमारे पास, ठीक है, ये 3 साल का हो गया। तो यहाँ तो तैयारी कर ही रहा है बीए की, और बीए को ज़्यादा टफ होता नहीं, बच्चा आराम से क्लियर कर जाता है, क्योंकि हमें हमारी पढ़ाई करने का मेन मोटिव क्या होता है, वो होता है सबसे पहले जॉब पाना। तो हमें इससे ये मतलब नहीं कि हमारी बीए कंप्लीट हो गई या हमारी एमए कंप्लीट हो गई तो हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सबसे पहले 12th पास होते के साथ में अगर अपन 18+ के हैं, हमारी जो एज है वो 18+ है, तो हम किसी भी फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे 12th पास मांगा जाता है। अब देखो इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, हम यहाँ जानते हैं, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, और मेन आता है एसएसटी। एसएसटी जो मिलके बनी होती है, हमारे पास 9 सब्जेक्ट से मिलके बनी होती है, हमारी जो एसएसटी मिलके बनी होती है वो 9 सब्जेक्ट से मिलके बनी होती है। तो देखो मैथ्स जो आती है, मैथ्स हमारी आती है 10th लेवल की आती है, इसके अंदर मैथ्स आती है। रीजनिंग बच्चा आराम से कर सकता है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के, अगर 35 या 30 क्वेश्चन भी आते हैं, अगर बच्चे ने किसी भी वीडियो को या किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर लिया या फिर यूट्यूब से भी अगर बच्चे ने रीजनिंग को पढ़ लिया तो 30 में से 25 से ऊपर क्वेश्चन बच्चा आराम से बहुत ईजिली करके जाता है। मेन होता है इंग्लिश होता है और ये होता है एसएसटी, क्योंकि इनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, कोई भी एग्जाम होता है इनका वेटेज ज़्यादा होता है। तो अब देखो अपन बात करते हैं कि बच्चा जो 12th क्लास का होता है वो बच्चा मैथ्स से ज़्यादा घबराता है, ठीक है, 12th क्लास में जो आर्ट्स से बच्चा होता है वो मैथ्स से घबराता है। तो वो ये चीज़ सोचता है कि हम किसी भी एग्जाम को कैसे फाइट करेंगे, इसमें तो मैथ्स आएगा, इसमें तो ऐसा, मैथ्स आएगा, टेंशन नहीं लेनी, मैथ्स आएगा, लेकिन मैथ्स की जगह हमें हमारा जो सब्जेक्ट है हमने जो 11th 10th उसमें 11th 12th में हमने जो सब्जेक्ट ले रखा है, आर्ट्स ले रखा है, और हमने साथ में तैयारी किसकी कर रही, कंपटीशन की भी तैयारी कर रखी है। कंपटीशन की जीके कुछ नहीं होता, 6 से लेकर 10th तक की एसएसटी आती है, मतलब सामाजिक विज्ञान आती है, ये चीज़ें आती है, ठीक है, तो उससे हो जाता है। अब अपन बात कर रहे हैं कि अगर हमें मैथ्स नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम रीजनिंग आराम से क्लियर कर सकते हैं, इंग्लिश के अंदर हमें पासिंग नंबर्स लाने हैं, और मेन हमारा एसएसटी सबसे बड़ा जो वेटेज होता है यहाँ से। तो अगर तुम इसके क्वेश्चन को यहाँ पे कवर अप कर जाते हो, कवर अप करने से मतलब ये है कि सपोज करो यहाँ पे मान लिया एक तरीके से 30 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं इसके, मान लिया कि हमारे पास 30 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 30 क्वेश्चन ये हमारे पास रीजनिंग से आते हैं, ठीक है, इंग्लिश का बात का पैटर्न होता है, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग एसएसटी ये सब चीज़ें होती है, ये चीज़।
अगर हमारे पास, और वैसे मैंने बता दिया एसएसटी का वेटेज ज़्यादा होता है, अगर हम यहाँ से इन क्वेश्चनों को अगर 2 से 3 या 10 क्वेश्चन भी, हम नॉर्मल कैलकुलेशन के क्वेश्चंस भी आते हैं, 10 क्वेश्चन भी कर लिए, 20 क्वेश्चन को छोड़कर अगर हमने एसएसटी को अच्छा ध्यान देकर यहाँ पे अगर कवर कर लिया तो मैथ्स को हम कवर कर लेते हैं और हमारा एग्जाम आराम से क्लियर हो जाता है। तो आर्ट्स के लिए बस वही चीज़ होती है कि आर्ट्स का बच्चा, अगर बच्चे को मैथ्स से डर लगता है या मैथ्स में कोई प्रॉब्लम आती है, तो बच्चा सबसे पहले अपनी एसएसटी को कंप्लीट करे। ठीक है, कंप्लीट करने का मतलब ये होता है कि बच्चा अगर 11-12 क्लास में पढ़ रहा है, 11-12 उसकी कंप्लीट हो चुकी है, तो वो 6 से लेकर 10 तक की सबसे पहले एनसीईआरटी बुक उठाए, एसएसटी की और साइंस की बुक उठाए। ठीक है, वहीं से सारे के सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, ऐसा कोई भी एग्जाम अभी तक बना नहीं है और ना ही आगे बनेगा जो कि 6 से लेकर 10 तक की जो एसएसटी और साइंस हो उससे बाहर आ जाए, नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी बच्चे को, जो आर्ट्स का बच्चा होता है, उसको टाइम मिलता है तो फ्री टाइम के अंदर सबसे पहला काम उसका है 6 से लेकर 10 तक की बुक को कलेक्ट करे। वहां से डेली के डेली तुम्हें क्या करना है, देखो पढ़ने का तरीका भी मैं थोड़ा सा इस तरीके से बताता हूं तुम्हें कि पढ़ने का, जैसे हमने 6 से लेकर 10 तक की बुक को ले लिया, ठीक, रख लिया। अब उसके बाद में तुम्हें लगता होगा हम कैसे पढ़ेंगे, हमें कौन समझाया, क्या करेगा, कोई समझाने वाला कोई कुछ नहीं, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। हमें याद नहीं करना है क्योंकि हमें अब कंपटीशन एग्जाम देना है। कंपटीशन एग्जाम का मतलब होता है कि हमें अबसद भरने हैं, बस इतना याद रख लो, अबसद भरने हैं। तो अबसद में तुम जानते हो कि आंसर हमारे सामने होता है। तो सपोज करो अगर कोई क्वेश्चन आता है, उसका आंसर अगर हमारे सामने होता है तो हम आराम से टिक कर देंगे, बजाय उसके कि उसको पूरा लिखना पड़े, पूरा उसको एक्सप्लेन करना पड़े, उसको पूरा वर्णन करना पड़े। ठीक है, उसमें दिक्कत आती है। तो अगर हमने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो किसी भी कोई भी एग्जाम आता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो हम आराम से उसको क्लियर कर सकते हैं। तो इसलिए हमें देखो सबसे पहले 6 से लेकर 10 तक की एसएसटी की बुक उठानी है। तो उसमें पहला चैप्टर उठाया, पहला चैप्टर सपोज करो कि हमारे पास ज्योग्राफी का हुआ, सपोज करा हमने ज्योग्राफी का पहला चैप्टर हुआ, तो हमने पहले 6 क्लास के ज्योग्राफी के चैप्टर को पूरा कंप्लीट करना है। याद नहीं करना है, सिर्फ हमें पढ़ना है। एक बार उस चैप्टर को हमने पढ़ लिया, ठीक है, फिर उसके बाद में ज्योग्राफी का ही सेकंड चैप्टर पढ़ना है, ज्योग्राफी का ही थर्ड। जब तक कि 6 क्लास के ज्योग्राफी के पूरे पार्ट को कंप्लीट नहीं कर देते तब तक तुम्हें 7th क्लास नहीं उठानी है, किसी भी हाल में नहीं उठानी है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि 6 क्लास की बुक ओपन करिए अपन ने, उसमें से हमने पहले ज्योग्राफी के पार्ट को कंप्लीट कर लिया। सपोज कर लिया कि तुमने पहला चैप्टर पढ़ा, ज्योग्राफी का पढ़ा, अब तुम बोर हो गए पढ़ते पढ़ते, ठीक है, तो पहला चैप्टर पढ़ के हम बोर हो गए, तो हम क्या करेंगे 6 क्लास का हिस्ट्री का ही चैप्टर ओपन कर लिया। मान लिया 6 क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर हमारा 8 चैप्टर है, मान लिया हमने 8 चैप्टर है हमारा पास हिस्ट्री का पढ़ लिया, तो हमने हिस्ट्री के चैप्टर को ओपन करा। तो 6 क्लास का ही पढ़ना है हमें, 7th क्लास पे तब तक नहीं ओपन करना जब तक कि 6 क्लास का पूरा 6 क्लास की पूरी बुक कंप्लीट नहीं हो जाए। क्यों? वो इसलिए रीजन ये है क्योंकि हर बुक दूसरी बुक से लिंक रहती है, मतलब जुड़ी रहती है। क्योंकि इसके अंदर जैसे 6 क्लास के अंदर किसी के बारे में से बाबर की बात कर लिया अपन, बाबर हुआ या हुमायूं हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा देकर रखेगा, फिर उसी का थोड़ा सा बचा हुआ किस में जाएगा 7th में, फिर उसका बचा हुआ पार्ट 8 में जाएगा। इससे जुड़ता हुआ क्या होता है कि सारा क्लास थोड़ा थोड़ा करके सभी क्लास में कंप्लीट होता है। इसमें भी अगर इसमें 11th क्लास में आर्ट्स लिए, 11th क्लास के अंदर आर्ट्स अगर अपन ने सही सब्जेक्ट लिया है तो अपन इसकी तैयारी कर सकते हैं। देखो तो अपन ने यहाँ पे देखा कि 12th तक के जो जितने भी अपने पास जॉब के वो निकलते हैं, फॉर्म निकलते हैं, 12th क्लास के जो भी अपने 12th क्लास से रिलेटेड जो भी जॉब के फॉर्म निकलते हैं, तो बीए का बच्चा भर सकता है क्योंकि वो 18+ हो जाता है। बीए का बच्चा भरने में साइंस मैथ्स वाला भी भर सकता है, लेकिन वो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाता है। ठीक है, तो सपोज करो कि 12th क्लास के जितने भी लेवल के जो भी जॉब के फॉर्म है हम निकल रहे हैं, पहले साल में नहीं निकला, जिस टाइम पे वो बीए फर्स्ट ईयर के अंदर था, पहले साल के अंदर नहीं निकल पाया। अगर वो बीए सेकेंड ईयर के अंदर हुआ, सपोज करो उसकी तैयारी अच्छी है तो सेकेंड ईयर के अंदर ही लग जाएगा जॉब पे। सपोज करो सेकेंड ईयर के अंदर भी नहीं लगता है तो बीए 3rd ईयर के अंदर वो 100% लगेगा, क्योंकि उसकी 3 साल की तैयारी हुई है। क्योंकि अगर और कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं अपन, जैसे साइंस फील्ड में जाते हैं, कॉमर्स फील्ड में जाते हैं, तो उसमें तैयारी नहीं मिल पाती, टाइम नहीं मिल पाता। आर्ट्स वालों के लिए टाइम है, क्यों? क्योंकि 11-12 तक तो उसने कर लिया। जब वो बीए करने के लिए जाता है तो बीए के अंदर बच्चा, जो अपन भी जानते हैं कि कॉलेज बच्चा रेगुलर नहीं जाता है पहली बात तो, और इसकी में किसी कोचिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती है बच्चे को, ठीक है, लेकिन फिर भी
बच्चे से एक ही चीज़ बोलते हैं कोचिंग, इसलिए क्योंकि हमें किसी भी कंपटीशन एग्जाम को फाइट करना है, उसकी बिल्कुल बारीकी नॉलेज को लेना है। इसलिए हमें हो सके तो टीचर से सलाह लो, टीचर जो जिस फील्ड का टीचर है उसके पास जाओ, उससे ज़्यादा डिटेल लो, उससे ज़्यादा पूछो कि किस तरह से कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, बीए के अंदर ये चीज़ें अपने को करनी है। तो वही देखो, आर्ट्स के अंदर अपने को कितने साल मिलते हैं, कम से कम हमें यहाँ से 3 साल मिलेंगे। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो बीए फर्स्ट ईयर के अंदर ही हो सका तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले ही तुम गवर्नमेंट जॉब पे लग सकते हो। लेकिन और किसी फील्ड के पास में ऐसा चांस नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसे कंपटीशन की तैयारी करने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो अगर हमने 11th क्लास के अंदर अगर आर्ट्स ली है और सब्जेक्ट अच्छा है तो याद रखो यहीं से तुम अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो। तैयारी हमारी होनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में मैं मानता हूं कि 12th क्लास जब बच्चा पास होता है तो 12th लेवल पे कोई ऑफिसर पोस्ट नहीं निकलती है, लेकिन एक क्लर्क की पोस्ट, अकाउंटेंट की पोस्ट है, छोटी जो एक एवरेज पोस्ट होती है वो आराम से निकलती है सी लेवल की, ठीक है। सी या डी लेवल की कोई सी भी पोस्ट निकलती है तो हम उसके फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। लेकिन अगर हमें तैयारी ऑफिसर पोस्ट की करनी है तो उसके अंदर ग्रेजुएशन मांगता है या फिर किसी में पोस्ट ग्रेजुएशन भी मांगता है। लेकिन 80% जो हमारे पास जॉब होती है हमारे पास में 80-85% उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगता है, चाहे वो बच्चा बीए हो या बीएससी हो या कुछ भी हो। तो हमें यहाँ पे तैयारी करने का पूरा मौका मिल जाता है। इसलिए सबसे पहली और अच्छी बात यह है कि बच्चा जो 11th क्लास में आर्ट्स लेता है, आर्ट्स के लेने के लिए उसके पास बहुत सारा टाइम होता है। वो गवर्नमेंट जॉब को बहुत अच्छे लेवल की पोस्ट और सही टाइम पे ले सकता है। वही साइंस मैथ्स वाला नहीं ले सकता क्योंकि उसे तैयारी करने का टाइम नहीं मिल पाता है। इसलिए बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि 11th क्लास के अंदर अगर आप लोग सब्जेक्ट को लेते हो तो वो बिल्कुल सही सब्जेक्ट लो और ऐसा सब्जेक्ट लो जो हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम या कोई भी एग्जाम हम देते हैं उसके अंदर काम में आए। तो वीडियो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड्स से आगे शेयर करें। जो भी बच्चा होपलेस है कि वो क्या सब्जेक्ट ले क्या सब्जेक्ट नहीं ले, तुम्हारे ग्रुप में जो भी होता है उसको आगे से आगे शेयर करें ताकि ये वीडियो के जरिए वो खुद अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सके। या फिर जो बच्चा आर्ट्स लेना चाहता है और आर्ट्स के बाद में उसे अपने आप में ये लगता है कि मैं आर्ट्स लेकर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तो उस बच्चे को ये वीडियो देखने के बाद में इतना तो फील हो जाएगा कि आर्ट्स से वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को फाइट करके गवर्नमेंट जॉब को ले सकता है। तो प्लीज आपसे बस एक इतना सा रिक्वेस्ट है कि इसको जितने भी अपने फ्रेंड्स से आगे शेयर करें।